बच्चों, मान लिया कि बोर्ड एग्जाम्स के पहले तुम 100% सिलेबस कवरेज कर चुके हो और हो सकता है कि तुम मल्टीपल रिविजन्स भी कर चुके हो। बट इस 100% सिलेबस कवरेज का, मल्टीपल रिविजन्स का क्या ही मतलब रह जाएगा अगर तुम एग्जाम वाले दिन पेपर में सही तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट ही ना कर पाए। तो बच्चों, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए और आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ पेपर प्रेजेंटेशन की निंजा टेक्निक्स। जी हाँ, टॉपर्स की आंसर शीट में से ढूंढ ढूंढ के कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ कि भाई अगर जिनको तुमने एग्जाम वाले दिन पेपर में अप्लाई कर दिया ना, तो भाई चेकर का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तुम्हारी आंसर शीट देख के। तो भैया देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। ये सारे सीक्रेट हैक्स जानते हैं जो सच में तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल प्रूफ होने वाले हैं। और हाँ, एक और बात, ये जो फाइल मैं आज इस वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो और एग्जाम के पहले, हर एग्जाम के पहले एक बार इस फाइल को देख लेना, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाए और तुम एग्जाम में इसको फॉलो कर पाओ। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये फाइल डाउनलोड कैसे करेंगे, तो भाई इस वीडियो की ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर तुमको क्लिक करने का है और बस एक पेज पर तुम आके पहुंचोगे और वहां पे तुम्हें लॉगिन करना है और इस चैनल का पूरा मटेरियल तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगा। चलो तो फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। तो भाई देखो, ये 3 पॉइंट्स जो है ये तो काफ़ी जनरल पॉइंट्स है जो तुमने बार बार अपने टीचर से सुना ही होगा कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भाई, क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है उसके हिसाब से ही आपको अपना आंसर क्या करना है, अलाइन करना है। उसके बाद आपको वही क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जो आपको बेस्ट तरीके से आता है। क्यों भाई? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए ना भाई, वो रीडेबल होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रही कि भैया जमा जमा के लिखो, और ना ही अपन को डॉक्टर साहब वाली हैंड राइटिंग लिखनी है। बस राइटिंग ऐसी हो जो सामने वाले को ईजिली पढ़ने में आ जाए, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, ना बहुत ज़्यादा स्पेस हमें वर्ड्स के बीच में छोड़ना है, बस सुंदर दिखना चाहिए। और ना ही हमें शादी का कार्ड बनाना है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब देखते हैं टॉपर्स की आंसर शीट में कैसे कैसे ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हारे सामने मैं लेकर आई हूँ वो है फ्लो चार्ट्स बनाने का। देखो, अगर तुम्हारा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है या कोई थ्योरी का पेपर है, ठीक है, तो तुम्हें उस आंसर के ना पॉइंट्स बताने, डायरेक्ट पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन या पॉइंट्स पर आने के पहले एक एक छोटू सा ना फ्लो चार्ट बना लो। क्लाउड्स फॉर्म में बना सकते हो, बॉक्सेस फॉर्म में बना सकते हो। तो क्या होता है ना, ये जो फ्लो चार्ट है ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डालता है चेकर के दिमाग में। तो पहले फटाफट सा ये छोटू सा फ्लो चार्ट बना दो और फिर इन्हीं सारे पॉइंट्स को क्या करो, एक्सप्लेन कर दो। और जब तुम इसको एक्सप्लेन कर रहे होगे ना भाई, जब तुम उसको एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, जैसे आप देख रहे हो कि बहुत ही सुंदर राइटिंग में टॉपर ने अपना आंसर लिखा हुआ है, तो जब तुम उसको एक्सप्लेन करोगे तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, कीवर्ड्स के लिए ही मार्क्स मिलते हैं आपके पेपर में। अगर चेक करने वाले को आपके पेपर में कीवर्ड्स मिल गए ना, तो अगर थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह भी हुई तो वो सब इग्नोर कर दी जाती है। कीवर्ड्स होने चाहिए, तो इसीलिए भाई कीवर्ड्स को ना अंडरलाइन करके चलना है अपन को हर आंसर में। ठीक है बॉस? फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो डिफरेंस बिटवीन अगर आते हैं पेपर में लिखने के लिए, आपके इको के पेपर में, बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में, कभी कभी अकाउंट्स में भी 3-4 मार्क्स की थ्योरी आती है, तो उसमें डिफरेंस बिटवीन लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखो डिफरेंस बिटवीन का ना फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाया करो जैसा तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। बेसिस ऑफ डिफरेंस तो हमेशा लिखा करो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बेसिस ऑफ डिफरेंस पूछा है तो आपको वही डिफरेंसेस, उन्हीं पॉइंट्स पर डिफरेंसेस लिखने। और अगर आप अपने मन से कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते हो तो बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम बनाना है, प्रॉपर टेबल बनाना है डिफरेंस बिटवीन का। और देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, देखो जैसे इसने डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस लिखा है ना, पहला पॉइंट इसने लिखा मीनिंग। अब मीनिंग में डेप्रिसिएशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ा है और कैपिटल लॉस का एक्सप्लेनेशन जो है वो छोटा है। अब जब सेकेंड पॉइंट लिखने की बारी आई तो क्या उसने सेम लाइन सर्कमस्टांसेस के जस्ट बाद वाली लाइन में शुरू कर दिया? नहीं, दोनों का जो सेकेंड पॉइंट हो रहा है ना स्टार्ट, वो देखो सेम लाइन से हो रहा है। कैन यू सी? सेम लाइन से हो रहा है। तो अपन को ना ऐसे ऊपर नीचे नहीं लिखना है, हर पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम लाइन से होनी चाहिए। हर पॉइंट के बाद एक लाइन खींचो, ठीक है, प्रॉपर स्केल से लाइन खींचना है, फ्री हैंड लाइन नहीं खींचनी है अपन को।
ठीक है। स्केल से लाइन खींचो, डिवीजन दिखाओ कि भाई माय फर्स्ट पॉइंट हैज एंडेड, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सेकंड पॉइंट। तो ये देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, खुश हो जाएगा चेकर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ज़रा, लेबल द ग्राफ्स प्रॉपरली। अब देखो इकोनॉमिक्स का पेपर है या फिर मैथ्स का पेपर है, तो वहाँ पे तुमको ग्राफ्स बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है। तो भाई तुमको जो ग्राफ्स बनाना है वो प्रॉपर पेंसिल से बनाना है, ठीक है। पेंसिल भी शार्प्ड होनी चाहिए, ठीक, तो उससे ताकि आपके जो डायग्राम्स है वो नीट एंड क्लीन दिखे। और उसके बाद ना लेबल करना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से लेबल करना है, एक्सिस लिखनी है, ओरिजिन लिखना है आपको, ठीक है। और जो भी ग्राफ बना रहे हो, जैसे मैथ्स में इक्वेशंस के ग्राफ बनते हैं, तो इक्वेशन मेंशन करनी है कि भाई ये वाली जो लाइन है ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ग्राफ्स को प्रॉपरली आपको लेबल करके आने का है। फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स आपको यूज़ करने हैं। देखो पैराग्राफ में लिखना ना अवॉइड करो एग्जाम में, बुलेट पॉइंट्स लिखो। अगर तुम्हारे पास ऐसा आंसर है जिनके सब हेड्स तुमको नहीं पता, ठीक है, जिनके सब हेड्स तुमको नहीं पता, तो भी तुम बुलेट पॉइंट्स करके ही लिखो, पैराग्राफ में मत लिखो। भले तुम्हारे पास सब हेड्स या हेडिंग्स नहीं है, बट उनको 1 2 3 करके लिखो, और एक एक पॉइंट के बीच में ना एक एक लाइन का गैप भी मारो, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और देखो एक पॉइंट जो मैंने तुम्हारे सामने हाईलाइट किया हुआ है, जब अपन आंसर लिख रहे होते तो कई बार कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो भाई उसको काटना है ना तो बहुत इज्जत से काटना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पूरा गुस्सा, अपना एग्जाम का फ्रस्ट्रेशन उस बेचारे वर्ड के ऊपर निकाल कर आ जाता है। ऐसे नहीं करना है। देखो इस टॉपर ने इसको अपनी गलती को सुधारने के लिए कितनी इज्जत से सिर्फ एक लाइन मारी है, और समझ में आ रहा है कि वो गलत है, उसकी जगह उसने डिसीजन लिख के क्लियरली, मतलब साफ सफाई से उसने कटिंग करी है, ठीक है। तो अपन को ऐसे गोदागादी नहीं करनी है, तरीके से अपन को कट करके दिखाना है, ठीक बॉस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेंशन द यूनिट्स। देखो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ, मैथ्स का पेपर हुआ, तो जहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो आंसर में जो भी आपकी जो यूनिट है ना, आप उसको स्पेसिफाई करो। जैसे अकाउंट्स में नंबर ऑफ शेयर्स है कि रुपीज़ है, ठीक है, ये सब आपको मेजर करना है। मैथ्स में स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर, ये सब आपको अच्छे से यूनिट मेंशन करनी है। अब अगर आप यूनिट नहीं मेंशन करोगे तो बेफालतू के आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। तो मेक श्योर कि जहाँ जहाँ पर यूनिट मेंशन करने की बात है वहाँ पर यूनिट्स मेंशन करके आओ। फिर उसके बाद कोट द वर्ड्स। इस टाइप के क्वेश्चन ना मैंने बिजनेस स्टडीज़ में, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में देखा है कि आपको बोला जाएगा कि केस स्टडी के इस पैराग्राफ में से कौन सी लाइन में से आपको पता चला कि मैनेजमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये वाला राइट इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आपको उसमें हाईलाइट करना पड़ता है। तो हाईलाइट करने का भी देखो इस बच्चे ने कितने बढ़िया तरीके से लिखा है। उसको जिस भी लाइन से मिला कि भैया इस लाइन में मुझे ये वाला राइट दिख रहा है, तो उसने उसके शुरू के 4 लेटर्स लिखे और फिर उसके बाद डैश 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 करके उसके लास्ट के लेटर्स लिख दिए, मतलब वर्ड्स लिख दिए, ठीक है। आप लास्ट के 2 वर्ड्स, शुरू के 2 वर्ड्स ये भी करके लिख सकते हो, बट बिल्कुल इस तरीके से लिखना कि मेरे को जो ये राइट समझ में आया या ये प्रिंसिपल या फीचर समझ में आया, तो इस लाइन के थ्रू समझ में आया, और फिर उसको इस तरीके से कोट करके आना है, ठीक है बॉस। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, मेंशन द सेक्शंस क्लियरली। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से पेपर शुरू करो, जो आंसर आपको बेस्ट तरीके से आता है आप वहाँ से शुरू करोगे। तो जो भी सेक्शन का आप आंसर मेंशन कर रहे हो, लिख रहे हो, वो सेक्शन जो है ना भाई वो तरीके से मेंशन करके आना, ठीक है। सेक्शन कौन सा कर रहे हो, कौन सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर तरीके से लिख कर आना है। और उसके बाद क्या होगा पता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ना चॉइसेस भी होंगी, ठीक है, और होगा, राइट। तो जो भी चॉइस आप यूज़ कर रहे हो, जो भी चॉइस आप यूज़ कर रहे हो वो लिख कर आओ। जैसे इन्होंने लिखा है ऑप्शन 1, ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर 2 चॉइस है तो जो भी आप चूज़ कर रहे हो, अगेन जैसे आपने कोट द वर्ड्स में फर्स्ट 2 वर्ड्स और डैश डैश करके लास्ट 2 वर्ड्स लिखे, वैसे भी लिख सकते हो क्वेश्चन को, ताकि चेकर को पता चले कि भाई तुमने चॉइसेस वाले क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन चूज़ किया है। समझ पा रहे हो? तो सेक्शंस आपको क्लियरली मेंशन करने हैं कि कौन से सेक्शन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, और अगर चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है और वाला है, तो भाई चॉइसेस को जो है वो आपको तरीके से क्या करना है, मेंशन स्पेसिफाई करना है एग्जाम में, ताकि ज़्यादा कष्ट ना हो चेक करने वाले को। फिर उसके बाद कोशिश करो कि हर क्वेश्चन ख़त्म हो उसके बाद ना लाइन बनाओ। देखो आप देख पा रहे हो कि ये बच्चे ने भी ना हर क्वेश्चन के बाद लाइन बनाई हुई है, समझ पा रहे हो? ये देख पा रहे हो, उसने फ्लो चार्ट भी बनाया जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के बाद जहाँ पर आपका आंसर एक खत्म हो रहा है, दूसरा आंसर शुरू करने के पहले एक लाइन बना दो, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि यस यू हैव नाउ एंडेड द प्रीवियस क्वेश्चन, नाउ यू आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लगता है देखने में, सुंदर लगता है, ठीक है।
करके देखना, मज़ा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हारी कॉपी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि भाई ये मेरी कॉपी है, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है बॉस। फिर उसके बाद देखो, मेक प्रॉपर फॉर्मेट्स एंड वर्किंग नोट्स। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो भाई अकाउंट्स में लगभग हर क्वेश्चन में तुमको फॉर्मेट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको वो फॉर्मेट जो है वो प्रॉपरली बनाने हैं, फ्री हैंड नहीं बनाने हैं, स्केल से बनाने हैं। ठीक है, और उन फॉर्मेट्स की ना हेडिंग भी देनी है। जर्नल एंट्रीज बना रहे हो तो जर्नल एंट्रीज लिखो, बैलेंस शीट बना रहे हो तो प्रॉपरली लिखो कि बैलेंस शीट एज एट दिस डेट, पीएनएल बना रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एट दिस, फॉर द ईयर एंडेड करके लिख सकते हो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें भी एज इट जो भी डेट है वो आप डालो। ठीक, और उसके बाद ये पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, ये सब भी लिखना चाहिए। लेजर अकाउंट्स बना रहे हो तो प्रॉपर बाइफर्केशन दिखाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रॉपर नाम दो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हारे मार्क्स लूज भी करा सकती है और तुम्हें गेन करने में भी हेल्प कर सकती है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आया है तो भाई नरेशन लिखो, भले छोटी सी नरेशन लिखो पर लिख कर आओ। ठीक है, कोई मौका मत दो सामने वाले को कि तुम्हारे मार्क्स काटे जाए। फिर उसके बाद ना अकाउंट्स में ना वर्किंग नोट्स का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और मैथ्स में भी कैलकुलेशंस आपको दिखानी पड़ती हैं कुछ कुछ चीज़ों में। तो भाई वो कैलकुलेशंस प्रॉपर अंडरलाइन करके, वर्किंग नोट्स को प्रॉपर नंबर देके एक्सप्लेन करो। ठीक है, क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं। अगर तुमने कभी मार्किंग स्कीम देखी हो एग्जाम में तो ये वर्किंग नोट्स के, कैलकुलेशंस के ना प्रॉपर असाइंड मार्क्स होते हैं। तो इसको तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करके आया करो। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन को हर बार एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सब बनाने होते हैं। आप हो सकता है बहुत मास्टर हो इन टॉपिक्स में और आपने ओरली निकाल के फिगर लिख दिया हो, बट भाई आपको जो समझ में आए ना वो आपको बताना पड़ेगा चेकर को कि मेरे को ये चीज़ ऐसे ऐसे समझ में आई है। तो वर्किंग नोट में ना वो चीज़ें बना के आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, सो नो शॉर्टकट्स एट ऑल, राइट। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ डायग्राम्स नीडेड हैं, जैसे मैथ्स के कई सारे क्वेश्चंस में आपको ना डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। डायग्राम्स के थ्रू आपको आंसर को सपोर्ट करना होता है। कोई थ्योरम प्रूव करनी है तो उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। कोई आंसर जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कर रहे हो तो वो आपको बनाना पड़ता है। तो प्रॉपर तरीके से आपको अगेन शार्प द पेंसिल से बनाना है और अगेन उनको लेबल भी करना है। ठीक है, और उसके बाद मैथ्स के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि एक आंसर आपने कंप्लीट किया तो उसका जो भी आंसर आया है उसको ना आखिरी में लिखा करो, और कोशिश करो अगर तुम उसको ऐसे बॉक्स में लिख पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट लिख के तो आ जाओ। आंसर लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स के पेपर में। आखिरी में अगर कुछ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो आखिरी में लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड बाय गॉड। हेंस प्रूव्ड लिखने में जो खुशी मिलती है ना, बस पूछो ही मत। एक मैथ्स में हेंस प्रूव्ड लिखना और अकाउंट्स में बैलेंस शीट टैली करना, ये जो दो सुख है ना कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के जीवन के, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। अलग ही तरीके का खुशी मिलती है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर आंसर्स ध्यान से आखिरी में लिख कर आए, कंक्लूजन आखिरी में लिख कर आए। इनफैक्ट बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में भी आपको आखिरी में ना कंक्लूजन भले एक लाइन का लिखो पर लिखना चाहिए। हेंस द अबव आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके लिखना चाहिए आपको। इट गिव्स गुड इंप्रेशन। फिर उसके बाद देखो, मैथ्स की बात करें तो फॉर्मूलेज जो हैं वो आपको बॉक्स में लिखने चाहिए। मेरी तो हमेशा यही राय होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये फॉर्मूला जो है मैंने इसको बॉक्स में लिख दिया है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं था लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको बॉक्स में लिखा है ताकि भाई आप ऐसा करके आओ, क्योंकि दिस गिव्स अ गुड इंप्रेशन। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप फॉर्मूलेज को बॉक्स में लिखें। तो इससे क्या होता है ना कि चेक करने वाले को एकदम से दिखता है कि हाँ बंदे को फॉर्मूला पता है और उसने अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट भी किया है। आखिरी में बात तो प्रेजेंटेशन की ही हो रही है ना। आता तुमको सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हें जो भी आता है, तुमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको सही तरीके से पेपर में उतार नहीं पाए तो भाई क्या ही मतलब रह जाएगा। फिर देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं तुमको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बताना चाह रही हूँ। वो ये है कि भाई जहाँ जहाँ पर भी तुमको कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है तो साइड में है ना, आंसर शीट में किसी भी कोने में आपको कैलकुलेशन इंटू डिवाइड नहीं करके बताना है। राइट हैंड साइड में एक छोटा सा कॉलम बना लो और वहाँ पे इज्जत से कैलकुलेशन करके दिखा दो। ठीक है, नीट एंड टाइडी तरीके से। फिर मैथ्स के क्वेश्चंस हुए, इको में भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में भी कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है EPS वाला। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसको हमेशा शुरू में मेंशन किया करो कि भैया ये गिवन है और क्या निकालना है, टू प्रूव दिस, टू फाइंड दिस, ये सब लिख के आया करो। तो अच्छा लगता है क्वेश्चन देखने में, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट तुमने कैलकुलेशन दिखाना शुरू कर दिया
तो एकदम से अच्छा नहीं लगता है. सो हार्डली 10-20 सेकेंड्स लगेंगे फटाफट से गिवन इन्फॉर्मेशन लिख के फिर आ जाओ सोल्यूशन के ऊपर. ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी टिप्स जो मैंने तुमको बताई, ये सब कुछ तुम्हें टाइम को ध्यान में रखते हुए करना है. ठीक है, भूल मत जाना कि जितना टाइम आपको पेपर में दिया गया है उस टाइम के विद इन, उस टाइम के कॉन्स्ट्रेंट के अंदर तुमको ये सारी स्किल्स इम्प्लीमेंट करनी है. ठीक है, समझ गए? तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन तुमको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया और तुम डेफिनेटली इन टेक्निक्स को फॉलो करने वाले हो, क्योंकि ये टॉपर्स की आंसर शीट्स में से एक्सट्रैक्ट करके टेक्निक्स लेकर आई हूँ मैं. और ये आंसर शीट्स ना CBSE ने डाली हुई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर. तो भाई ऐसा बिल्कुल हलवा टाइप्स प्रेजेंटेशन अपन को नहीं देना है, बढ़िया प्रेजेंटेशन देकर आना है. ठीक है, और इस फाइल को डाउनलोड करके रख लीजिए. ये आपको हर एग्जाम के पहले देख के जाना है ताकि आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूले ना. तो भाई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अमेजिंग कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है. तो लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में. टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स.